हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस। हाँ, जैसा कि हम लोग एमसीक्यूज आपको करवा रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट बी के सेकेंड सेम और पार्ट बी के फिजिक्स वाले में हम लोग को हमारा क्या क्या हो चुका है, सेमीकंडक्टर और आपका सेमीकंडक्टर के साथ साथ आपका लास्ट वाला यूनिट जो है यूनिट नंबर 8, जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हमको मल्टीमीटर एंड सीआरओ पढ़ना था। तो इन दोनों का हमारा एमसीक्यू हो चुका था और इसका पार्ट 1 वाला भी एमसीक्यू हो चुका है, जिसमें मैंने 20 एमसीक्यू कराया हुआ है, ठीक है। तो आज वाला जो पार्ट रहेगा ट्रांजिस्टर का, वो आपका पार्ट 2 रहेगा और इसमें भी हम लोग 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो पार्ट 1 जरूर देखिएगा आप लोग, और वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो आप जरूर कमेंट करें, जिससे हमको क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकें, ठीक है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन अ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर द फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट सिग्नल वोल्टेज एंड द आउटपुट वोल्टेज इज। ये पूछ रहा है कि कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में आपका इनपुट और आउटपुट सिग्नल का दोनों का क्या कॉम्बिनेशन होता है, ये आपका पूछ रहा है, ठीक है। तो इन अ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर द फेज डिफरेंस पूछ रहा है। तो फेज डिफरेंस क्या होता है कॉमन एमीटर में? कॉमन एमीटर का जब देखेंगे आप, कॉमन एमीटर का जो फेज डिफरेंस होता है वो इनपुट में आपका क्या रहता है, इनपुट मान लीजिए ये आपका कुछ इस तरीके से अगर है, तो जो आउटपुट मिलेगा वो आपका क्या मिलता है, कुछ इस तरीके से मिलता है, इस तरीके से, ठीक है। आउटपुट इस तरीके से मिलता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस हो गया। ये क्या किया, 180 डिग्री नीचे आकर ये फिर से वही जो प्रोसेस है इनपुट में, उसको आउटपुट में हमारा आउटपुट देने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फेज जो डिफरेंस आता है वो 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 270 डिग्री और ऑप्शन नंबर सी है 360 डिग्री, जो कि 360 डिग्री, और डी आपका 0 डिग्री है, और 0 डिग्री आपका ये कॉमन बेस में होता है फेज डिफरेंस। तो ये थी चीज़ें आपकी कॉमन एमीटर का फेज डिफरेंस के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द हाईएस्ट आउटपुट रेसिस्टेंस इज ऑब्टेन्ड इन, ठीक है। पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा आउटपुट रेसिस्टेंस किस में होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो आपका कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, तो इसमें क्या होता है कि कॉमन एमीटर का जो आपका आउटपुट रेसिस्टेंस होता है वो करीब 10⁵ ओम के बराबर होता है, जो आपके बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है, किससे, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर से। तो इस तरीके से आपका जो यहाँ पे सही आंसर होगा वो कॉमन एमीटर हो गया। तो यहाँ से आप कॉमन एमीटर, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन कॉमन बेस एम्पलीफायर द करंट गेन क्यू इज। यहाँ पे करंट गेन को क्यू से नहीं, करंट गेन आपका क्यू पूछ रहा है, यहाँ पे गेन रहना चाहिए, ठीक है। इन अ कॉमन बेस एम्पलीफायर द गेन क्यू इज, आपको क्यू की वैल्यू बतानी है। तो क्या होता है कि आपका कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे अल्फा, बीटा और गामा आपके गेन होते हैं। तो यहाँ पे जो होता है कॉमन बेस में वो आपका होता है डेल IC बाई डेल IE होता है। और अब जब आप कॉमन एमीटर में आएंगे तो डेल IC बाई डेल IB रहता है, ठीक है। और जब आप इधर जाएंगे, कॉमन कलेक्टर में जाएंगे, तो ये होता है डेल
आई डेल आई ई अपॉन आई आपका आउटपुट क्या होता है, कॉमन कलेक्टर में जब कलेक्टर को कॉमन कर देंगे तो आउटपुट आपका क्या रहता है, डेल आई ई अपॉन डेल आई बी रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये आपका फार्मूला बन के आता है। ठीक है, और तो यहाँ पे आपका जो कॉमन बेस का जो करंट गेन होगा वो आपका कौन सा आंसर सही होगा, वो आपका IC डेल IC बाई IE वाला आपका करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर कलेक्टर शुड हैव। ठीक है, प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर के प्रॉपर ऑपरेशन करने के लिए हमको क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये पूछ रहा है। तो ये आपका क्या होता है, एमीटर वाला टर्मिनल होता है, ये बेस वाला टर्मिनल, ये कलेक्टर वाला टर्मिनल। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस में करते हैं। ये आपका पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस, मतलब P को अगर NP ट्रांजिस्टर है तो P को पॉजिटिव से, N को निगेटिव से, और अगर आपका यहाँ पे जो कलेक्टर है ये आपका क्या रहना चाहिए, ये आपका रिवर्स बायस में रहना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, P वाला टर्मिनल नेगेटिव से और ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट रहेगा। ठीक है, तो PNP ट्रांजिस्टर में प्रॉपर ये किसके लिए पूछ रहा है, ये आपको पूछ रहा है कलेक्टर के लिए। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन आपको ध्यान देनी है कि कलेक्टर आपका किस में रहना चाहिए, हमेशा रिवर्स में रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा, प्रॉपर रिवर्स बायस, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ये हमेशा आपका फॉरवर्ड बायस में रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि कैसे आपका प्रॉपर ऑपरेशन करवाने के लिए ट्रांजिस्टर को कैसे हम लोग बायसिंग करते हैं, जिसको मैंने, जो बच्चे पेड कोर्सेज में ज्वाइन होंगे उनको मैंने क्लासेस में भी बताया है कि कैसे आपका वर्किंग, आपका ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है, सभी चीज़ें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है द डिस्टॉर्शन विच मे बी एक्सेप्टेबल इन ऑडियो एम्पलीफायर। तो ऑडियो एम्पलीफायर में जो डिस्टॉर्शन होता है वो एक्सेप्टेबल होता है। कौन सा डिस्टॉर्शन एक्सेप्टेबल होता है, मतलब ऐसा कौन सा डिस्टॉर्शन है जिससे हमारे ऑडियो फ्रीक्वेंसी पे या ऑडियो एम्पलीफायर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसका जो डायरेक्टली आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, फेज डिस्टॉर्शन जिसको कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो फेज डिस्टॉर्शन होगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 है द डीसी इक्विवेलेंट सर्किट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल सर्किट बाय सॉर्टिंग ऑल। ठीक है, जब डीसी इक्विवेलेंट सर्किट हो तब वहाँ पे आपका पूछ रहा है द डीसी इक्विवेलेंट सर्किट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल सर्किट बाय सॉर्टिंग। हम लोग डीसी इक्विवेलेंट सर्किट में किस इनमें से किन चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कैपेसिटर को हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं, क्योंकि आपका डीसी जो होता है वो कैपेसिटर जो होता है डीसी सर्किट को अलाउ ही नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आंसर रहेगा, कैपेसिटर, जिसको मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया है कि आपका डीसी में कौन से सिग्नल, मतलब आपका कैपेसिटर कौन से सिग्नल को अलाउ करता है और कौन से सिग्नल को अलाउ नहीं कर पाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 है द कलेक्टर करंट इन नो सिग्नल कंडीशन इज 0 व्हेन एन एम्पलीफायर इज वर्किंग इन। ठीक है, कौन सा ऐसा एम्पलीफायर है जिसमें कि जब हम नो सिग्नल अप्लाई करें तो वो एम्पलीफायर क्या करे, वो उसकी वर्किंग क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये कौन सा एम्पलीफायर होता है, तो यहाँ पे देखेंगे जो क्लास ए एम्पलीफायर होता है उसका जो फेज होता है 180 डिग्री हो जाता है, लेकिन जो कॉमन बेस आपका क्लास बी ऑपरेशन होता है उसमें जो फेज होता है 0 डिग्री का होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। द वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इज 100। ठीक है, एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। व्हेन voltage gain of an amplifier is 100 when negative feedback with feedback ratio beta 0.04 is applied the gain becomes। तो हमसे गेन पूछ रहा है, ए वी पूछ रहा है। तो ए वी जो होता है निकालने का तरीका जो होता है ए अपॉन 1 प्लस बीटा ए होता है। तो हमारा गेन जो है और ए आपका क्या कहलाता है, गेन कहलाता है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 100 दी गई है। और बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, बीटा की वैल्यू आपकी 0.04 दी गई है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मूले में रखकर। तो क्या होगा 100 1 प्लस यहाँ पे 100 और इनटू क्या हो जाएगा 0.04। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.04 है, तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। और इसको जब डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 20 आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये सब टॉपिक आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्पलीफायर से कुछ ही इस तरीके से घुमा के भी आपके न्यूमेरिकल और कई सारे जो एम्पलीफायर से घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं उस तरीके से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 3 एम्पलीफायर स्टेजेस each with gain of 50 और are cascaded the overall gain will be। ठीक है, ये पूछ रहा है कि 3 एम्पलीफायर कई स्टेजेस में हैं। कुछ इस तरीके से देखिए, यहाँ पे स्टेजेस कैसे डिफाइन है, इस तरीके से मान लीजिए ये A1 भी है। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या है, इस तरीके से ज्वाइन है, ये A2 भी है और यहाँ पे भी एक एम्पलीफायर लगा है AV3 लगा है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 स्टेजेस में एम्पलीफायर हैं और ईच विथ गेन ऑफ 50। इनका जो गेन है तीनों का 50-50 दिया गया है। ठीक है, इनको ओवरलैप कैस्केडेड कराया जाता है। तो द ओवरऑल गेन विल बी, जब इनको ओवरलैप करवाया जाता है तो ओवरऑल जो आपका गेन होगा वो कितने के बराबर होता है। तो ओवरऑल गेन को हम लोग मान लीजिए AV से डिफाइन कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा A1V इंटू A2V इंटू AV3 कर देंगे तो ओवरऑल हमारा जो गेन रहेगा वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से 50 इंटू 50 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 × 25, 25 × 5 = 125 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 000 लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1,25,000 आपका ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, तो 1,25,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। ठीक है, तो 1,25,000 वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको हम लोग डेसिबल में कन्वर्ट करेंगे तो 101 डेसिबल dB के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डीसी एंड एसी लोड लाइन रिप्रेजेंट। जहाँ पे डीसी और एसी लोड लाइन आपके क्या करते थे, आपके ओवरलैप करते थे। कुछ इस तरीके से था आपका, जहाँ पे इस तरीके से ओवरलैपिंग होती थी उसी को हम लोग क्या कहते थे, जहाँ पे ये ओवरलैपिंग होती थी उसी को हम लोग क्या कहते थे, ऑपरेटिंग पॉइंट कहते थे, या इसको हम लोग क्यू पॉइंट भी कहते थे। ठीक है, तो डीसी लोड लाइन में मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डीसी एंड एसी लोड लाइन रिप्रेजेंट, ये आपका क्यू पॉइंट का डिफिनीशन भी होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द डायमेंशन ऑफ HIE पैरामीटर इज। HIE आपका क्या है, HIE का आपसे पूछ रहा है कि इसका पैरामीटर क्या, मतलब इसका यूनिट क्या होगा, या तो ये ओम होगा या महो होता है या फैराडे या एम्पियर। ठीक है, तो आपका HIE पैरामीटर जो होता है वो आपका
वो आपका इनपुट इम्पीडेंस होता है, तो आपका इम्पीडेंस क्या होता है, एक लो रेसिस्टेंस होता है। तो रेसिस्टेंस का जो यूनिट होता है, डायमेंशन आपका पैरामीटर होता है, पैरामीटर उसका यूनिट जो होगा वो ओम होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, द एमीटर ऑफ कॉमन एमीटर, the emitter of common emitter has no AC voltage because of the, ठीक है, अगर हम लोग एमीटर सर्किट ले लें, एमीटर ले लें कॉमन एमीटर का, कॉमन एमीटर का मतलब अगर मान लीजिए एनपीएन ट्रांजिस्टर अगर हम लोग बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका बेस चला जाएगा, इधर आपका कलेक्टर आ जाएगा, ये आपका कलेक्टर इधर एमीटर आ जाएगा क्योंकि कॉमन एमीटर बनाना है, और इधर आपका क्या हो जाएगा, कलेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग पीएनपी और एनपीएन करना चाहें तो ये इस तरीके से एरो बना सकते हैं। तो जब एरो आपका बाहर की तरफ आएगा तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा। ठीक है, और अंदर की तरफ जाएगा तो ये आपका क्या होगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है द एमीटर ऑफ हैज नो एसी वोल्टेज बिकॉज ऑफ द डीसी वोल्टेज ऑन it, load resistor on it, कपलिंग कैपेसिटर एंड बाईपास कैपेसिटर। तो इसके पास क्या लगा रहता है, कपलिंग कैपेसिटर लगा रहता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं, आपके कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई दे सकते हैं, रिप्लाई दे के पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, द इंक्रीज इन कलेक्टर करंट विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में रिजल्ट इन। ठीक है, ये पूछ रहा है कि अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं आईसी को अगर इंक्रीज करेंगे विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करने के साथ साथ हम आईसी को भी इंक्रीज करें इन अ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में रिजल्ट इन क्लिपिंग एंड डिस्टॉर्शन ऑफ द अप्लाइड सिग्नल और थर्मल रनवे, या आइदर ऑफ द टू या नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, इन दोनों में से ईदर ऑफ टू, मतलब इन दोनों में से कोई एक कंडीशन आपकी एक समय पे अप्लाई होगी, या तो आपका क्लिपिंग एंड डिस्टॉर्शन आ जाएगा अप्लाइड सिग्नल में, या तो थर्मल रनवे हो जाएगा, मतलब वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट रहेगा, ईदर ऑफ द टू, मतलब इनमें से इसमें से दोनों में से कोई भी एक। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इन आरसी कपल्ड एम्पलीफायर इफ द एमीटर बाईपास कैपेसिटर, इफ इन आरसी कपल्ड एम्पलीफायर if the emitter bypass capacitor CE is removed, the mid band gap will। ठीक है, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में क्या होता है, अगर एमीटर बाईपास कैपेसिटर को हम हटा देते हैं तो मिड बैंड गेन हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो एमीटर बाईपास कैपेसिटर, जो आपका बाईपास कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारा गेन जो रहे, मिड में जो गेन रहेगा वो घटे ना बढ़ता जाए। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, गेन स्टेबिलिटी इन एम्पलीफायर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय अप्लाइंग। ठीक है, गेन स्टेबिलिटी, किसी भी एम्पलीफायर की जो गेन स्टेबिलिटी है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें निगेटिव फीडबैक अप्लाई करके उसके गेन स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें आई होप कि आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, एज कंपेयर टू क्लास बी एम्पलीफायर, एज कंपेयर टू क्लास बी एम्पलीफायर अंडर जीरो सिग्नल क्लास ए एम्पलीफायर डिसिपेट्स।
ठीक है। ये पूछ रहा है क्लास ए एम्पलीफायर को और क्लास बी एम्पलीफायर को अंडर जीरो सिग्नल कंडीशन क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। तो कंपेयर से क्या होगा कि ये आपके एनर्जी के रूप में कंपैरिजन पूछ रहा है कि एनर्जी कितनी होगी इन दोनों में किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, किसकी या तो एनर्जी कम होगी या एनर्जी क्या होगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे जो क्लास बी एम्पलीफायर एज कंपेयर टू क्लास बी एम्पलीफायर, जो क्लास ए एम्पलीफायर होता है जीरो सिग्नल कंडीशन पे वो लेस एनर्जी डिसिपेट्स करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा 16 का, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्यान दीजिए। द पैरामीटर HIB स्टैंड फॉर इनपुट इम्पिडेंस इन, ठीक है। HIB आपका स्टैंड फॉर इनपुट इम्पिडेंस है। तो आपका HIB किस में रहता है, किस आपके कॉमन बेस में होता है, कॉमन कलेक्टर में होता है या कॉमन एमीटर में होता है, कि इन तीनों में से किस कॉन्फ़िगरेशन में HIB पैरामीटर का यूज किया जाता है, जिससे हम लोग कई इंपॉर्टेंट वोल्टेज गेन, करंट गेन, इन सभी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉमन बेस अरेंजमेंट विथ आउटपुट सॉर्टेड, कॉमन एमीटर अरेंजमेंट विथ आउटपुट सॉर्टेड, कॉमन कलेक्टर अरेंजमेंट फिर विथ आउटपुट सॉर्टेड। तो HIE और HII आपका क्या हो जाएगा, C। ये आपका कॉमन बेस हो जाएगा, इसमें B लगा है तो कॉमन बेस के लिए है, और ये आपका कॉमन एमीटर के लिए है, कॉमन एमीटर के लिए है, और ये आपका कॉमन कलेक्टर के लिए है, कॉमन कलेक्टर के लिए है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, कॉमन बेस वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 17 समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, द आउटपुट सिग्नल ऑफ एन एम्पलीफायर इज cos 314t इफ द गेन इज 200 देन द सिग्नल विल बी। इनपुट सिग्नल जो है आपके किसी एम्पलीफायर में क्या दिया गया है, cos 314t दिया गया है, ठीक है। और उसका गेन जो दिया गया है, गेन आपका क्या है, 200 दिया गया है, ठीक है। सॉरी, ये आपका गेन जो है, गेन आपका 200 दिया गया है। तो ये पूछ रहा है कि जो द सिग्नल विल बी, जो सिग्नल होगा वो किस प्रकार का होगा, वो आपका सिग्नल कैसा होगा। तो यहाँ पे बस केवल आप कर दी, यहाँ पे 200 cos 314t और प्लस 180 डिग्री का यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 में, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन अ कॉमन बेस एम्पलीफायर द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट वोल्टेज एंड द आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कॉमन बेस में। तो कॉमन बेस में अगर हम लोग कॉमन एमीटर का मैंने बता ही दिया, अगर कॉमन बेस का आपसे पूछता है तो इसमें मान लीजिए अगर इनपुट सिग्नल आपका कुछ इस तरीके से है, ये आपका इनपुट सिग्नल है, तो आपका जो आउटपुट निकलेगा वो किस तरीके का होगा, कुछ इस तरीके का होगा, मतलब बिल्कुल सेम होगा, 0 डिग्री का यहाँ पे फेज डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो यहाँ से आप याद रख लीजिए कि कॉमन एमीटर अगर रहा तो आप 180 डिग्री लगाएंगे, और अगर आपका कॉमन बेस रहा तो आप 0 डिग्री लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, द लास्ट क्वेश्चन, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ सिंगल स्टेज कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। जो आउटपुट होता है वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज होता है आपका सिंगल स्टेज कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। तो कॉमन एमीटर अगर नाम सुन लीजिए, ठीक है,
कॉमन एमिटर अगर आपसे पूछ रहा है कि उसका सिग्नल क्या होगा, एम्पलीफाइड होगा, इन्वर्टेड होगा, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विथ इनपुट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली 180 डिग्री जहाँ पे भी दिखे तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। कॉमन एमिटर में 180 डिग्री, और अगर कॉमन बेस रहे तो वहाँ पे आप लगाएंगे 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जो आउटपुट होता है वहाँ पे यहाँ पे 180 डिग्री क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका 20 क्वेश्चन यहाँ पे हमने सॉल्व करवा दिए। तो यहाँ पे आपका 3 यूनिट मैंने कंप्लीट करवा दिया है, ट्रांजिस्टर भी आपका ख़त्म हो गया। अब आपका यूनिट नंबर 5 बचा हुआ है। यूनिट नंबर 5 में हम लोग इसमें भी 2 पार्ट करेंगे। उसमें 2 पार्ट में हम लोग क्वेश्चंस को 20-20 क्वेश्चन को मतलब 40 क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा पार्ट भी पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिले कि हम और अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।